हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। ओके, इससे पहले की वीडियो में हमने आवेश के बारे में देखा था, आवेश के प्रकार, और मैंने आवेशों का क्वांटीकरण आपको बता दिया है और उस पर मैंने आपको सवाल भी हल करवा दिए हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम कूलाम के नियम को देखेंगे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे और सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो सबसे पहले कूलाम का नियम क्या होता है। मान लीजिए ये दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2। ओके, फिर से लिख देता हूँ। ये आवेश है Q1, ये आवेश है Q2। ओके, ये दोनों कहाँ पे कितनी दूरी पर स्थित है? 8 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ओके, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आवेश के कारण क्या होता है, बल लगता है। यानी कि यदि कोई वस्तु आवेशित है तो वह अन्य वस्तु के प्रति आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर दो आवेशित वस्तु हैं। ठीक है, कौन कौन सी आवेशित वस्तु हैं? Q1 और Q2। Q1 और Q2 दो आवेशित वस्तु हैं, तो इनके बीच भी एक बल लगेगा। उसी बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम बोलते हैं। समझ में आ गया? इनका नियम क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि कंडीशन क्या है यहाँ पर, जो आवेश होगा वह बहुत ही बिंदु होगा, यानी कि छोटा होगा, और स्थिर होगा, यानी कि वो गतिमान ना हो, अपने आप चले ना, स्थिर हो एक प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जो इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा F, ठीक है, वो क्या है? यहाँ पे देखिए F क्या है? दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती। यानी कि दोनों आवेशों, दोनों वस्तुओं पर आवेश कौन कौन से हैं? Q1 और Q2। कितना होगा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा? Q1 Q2। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर F व्युत्क्रमानुपाती R² हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम लोग को इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 हमें क्या प्राप्त हुआ कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर हम देखें समीकरण 1 व 2 देख लेते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से हमें प्राप्त होता है कि F समानुपाती Q1 Q2 अपान R²। ओके, यहाँ पर अगर हम समानुपात का चिन्ह हटा देते हैं, समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? एक नियतांक आएगा। वो नियतांक क्या होगा? F बराबर K हो जाएगा नियतांक, और Q1 Q2 अपान R² एज इट इज हो जाएगा। ओके, वैसा कि वैसा हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर जो K का मान होता है वो हम लोग सुविधा के लिए लिखते हैं 1/4πε0। ठीक है, जहाँ K एक क्या है? नियतांक है। इसका मान क्या होता है? 1/4πε0 होता है। ठीक है, और 1/4πε0 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा? 9×10⁹ ओके, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक है। ठीक है, कि क्या है? नियतांक है, जिसका मान 1/4πε0 है, और इसका मान अगर निकालते हैं, प्रायोगिक मान है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। समझ में आ गया? तो यानी कि के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/4πε0 लिखते हैं। चलिए यहाँ पर तो हम लोग को F क्या मिल गया? F इज इक्वल टू क्या मिल गया? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R² न्यूटन मिल गया। समझ में आ गया? F का मान क्या मिल गया हमें? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। या अगर हम इसका मान रखते हैं 1/4πε0 का, तो हमें F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/4πε0, और नहीं, यहाँ पे देखिए 1/4πε0 का मान रखते हैं, क्या उसका मान क्या है? 9×10⁹ होता है। 9×10⁹ Q1 Q2 अपान R² न्यूटन। तो इतना बल लगेगा इन दोनों आवेशों के बीच। ओके, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? यहाँ पे दिया रहेगा कोई दो आवेश क्रमशः इतने हैं, Q1 का मान दिया रहेगा और Q2 का मान दिया रहेगा, परस्पर
कुछ दूरी पर स्थित है, यानी कि उस आर का मान भी दिया रहेगा और पूछेगा कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण और प्रकृति बताइए। ठीक है, अगर दोनों आवेश समान होंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। दोनों आवेश क्या हों, विपरीत हों तो आकर्षण का बल लगेगा। समझ में आ गया इतना, बताइए कि नहीं? देखिए इतना समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, मान लिया कोई दो आवेश Q1 Q2 निर्वात में परस्पर r मीटर की दूरी पर स्थित है, तो कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा? F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 Q2 हो जाएगा और F समानुपाती 1/r² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए F समानुपाती 1/r² क्यों बोल रहा हूँ? या तो आप बोल सकते हैं F समानुपाती 1/r² या F व्युत्क्रमानुपाती r² बोल सकते हैं। समझ में आ गया? दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती क्या मिल गया हमें? Q1 Q2/r²। ओके, यहाँ से हमने नियतांक यानी कि समानुपात का चिन्ह हटाया तो हमें क्या मिला? एक नियतांक मिला। नियतांक क्या है? K है। ओके, नियतांक क्या है? K है। K का मान हम जानते हैं क्या होता है? प्रायोगिक मान है। ठीक है, K बराबर 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इस K का मान हमने यहाँ पर रख दिया तो हमें क्या क्या मिल गया? F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ से अगर इस मान को हम यहाँ पर पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा? F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² न्यूटन। ओके, समझ में आ गया? ये कंडीशन है जब हम आवेशों को निर्वात में रखेंगे। ठीक है, आवेशों को निर्वात में रखने पर इतना बल का अनुभव होगा। समझ में आ गया? अगर अब मान लेते हैं हम दोनों आवेशों को निर्वात में न रखकर किसी माध्यम में रखते हैं। ओके, चलिए अब इनको हम कहाँ पे रखते हैं? एक माध्यम में रखते हैं। ओके, चलो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि दोनों आवेश क्या हों, किसी माध्यम में स्थित हों, यदि Q1 व Q2 आवेश किसी माध्यम में स्थित हों तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो हो जाएगा F = F के लिख देते हैं क्योंकि माध्यम में है। ठीक है, F K = 1/4πε0 इंटू K लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों K लिख देंगे और इंटू क्या हो जाएगा? Q1 Q2/r²। इतना बस हो जाएगा और हमें कुछ नहीं करना है। अगर माध्यम में रखे हैं तो K से इसको भाग दे देंगे। समझ में आ गया? K क्या है? उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। K का मान अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, इतने इतने परावैद्युत माध्यम, इतने परावैद्युतांक वाले माध्यम में दो आवेशों को इतनी दूरी पर रखा गया है तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने देखा कि जब आवेश को हम कहाँ पर रखते हैं? निर्वात में रखते हैं तो उसका जो मान आता है ये आता है, और जब उसको माध्यम में निर्वात यानी कि परावैद्युत माध्यम समझा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर परावैद्युत माध्यम क्या होता है? कुचालक माध्यम। परावैद्युत माध्यम का मतलब क्या होता है? कुचालक माध्यम होता है। जैसे कुचालक माध्यम, जैसे यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम? कांच हो गया, मोमबत्ती हो गया, कागज हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है? कुचालक माध्यम है या परावैद्युत माध्यम है। यहाँ पर हम जल को परावैद्युत माध्यम नहीं ले सकते क्योंकि उसमें हम धारा को प्रभावित कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो जल क्या है? परावैद्युत माध्यम नहीं है। कांच हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है? कुचालक माध्यम है। समझ में आ गया? तो कुचालक माध्यम के लिए क्या है? परावैद्युतांक है, उसका मान है। कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक है। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे परावैद्युतांक होता क्या है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आ गई है परावैद्युतांक की, तो परावैद्युतांक होता क्या है देख लेते हैं उसको। समझ में आ गया? चलिए आपको अगले पेज पर ले चलता हूँ और वहाँ पर मैं समझाता हूँ कि परावैद्युतांक आखिर होता क्या है। यहाँ पर जब निर्वात में दो आवेशों को रखा जाता है, यहाँ पे बात करते हैं निर्वात में। ओके, निर्वात के लिए F का मान क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है कि नहीं होता? होता है ना। अगर हम किसी माध्यम में रख देते हैं, क्या कर देते हैं?
किसी माध्यम में दो आवेशों को उतनी ही दूरी पर रख देते हैं तो एफ के इजिकल टू क्या मिल जाएगा हमें, अभी मैं बताऊँगा आपको। एफ के इजिकल टू मिल जाएगा 1/4 पाई के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, यहाँ से अगर हमें के का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 व 2 कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1/2 कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 करने पर क्या प्राप्त होगा मैं ये देखिए। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चलो यहाँ पर हम आ जाएगा। ठीक है, तो एफ अपान एफ के कीजिए, खुद से कीजिए। एफ अपान एफ के करने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एफ बराबर क्या मिला है हमें, एफ बराबर मिला है 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अपान में क्या हो जाएगा, इसका मान क्या दिया गया है 1/4 पाई के हो जाएगा ना। यहाँ पर एफ के का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बताइए कौन कौन सा चीज़ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा 1/k बचा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 1/k बच गया है। तो यहाँ पर एफ अपान एफ के का मान क्या आ जाएगा, एफ अपान एफ के का मान क्या आ जाएगा, ये देखिए ये 1/1/k में है, यानी कि ऊपर जाएगा तो k में हो जाएगा। समझ में आ गया, तो हमें k का मान प्राप्त हो गया है। अब इसी के आधार पर हम इसको परिभाषित करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हमने देखिए पहले कंडीशन क्या मानी थी, जब निर्वात में दो आवेशों को r मीटर की दूरी पर रखे थे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या था 1/4 पाई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर था। अब हम उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी अन्य माध्यम में रख रहे हैं। एफ के इजिकल टू हमें प्राप्त हो गया 1/4 पाई के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इतना हमने माना था। उसके बाद हमने क्या किया कि समीकरण 1 व 2 को भाग दे दिया हमने, तो हमें क्या प्राप्त हो गया एफ अपान एफ के बराबर के क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पर परावैद्युतांक है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। अब हम परावैद्युतांक को परिभाषित कैसे करेंगे, हमें एफ अपान एफ के मिल गया, के मिल गया। अब हम इसको परिभाषित करने जा रहे हैं। देखिए यफ क्या है, वायु तथा निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है, परस्पर कुछ दूरी मतलब आर दूरी पर, परस्पर कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी कुचालक माध्यम या किसी परावैद्युत माध्यम में रखने पर उनकी बीच लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा बोलूं, ठीक है दोबारा बोलता हूं मैं, लिखते रहिए आप कॉपी में नोट करते रहिए कि वायु तथा निर्वात में, या क्या है यहाँ पर निर्वात या वायु में परस्पर कुछ मीटर की दूरी पर, कुछ दूरी पर, ठीक है, रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी अन्य माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम परावैद्युतांक बोलते हैं। समझ में आ गया परावैद्युतांक क्या होता है, हो गया ठीक है। तो यहाँ पर जो कूलाम का नियम है वह ख़त्म होने वाला है। इसका सभी टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। फिर से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ नहीं है, चलो ठीक है, समझ में आ गया सब ना। यहाँ पर 2-3 टॉपिक और बचे हैं, मैं उसको बस समझा देता हूँ, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, समझने लायक है, आप समझ सकते हैं। चलिए अभी तक मैंने आपको जो बताया एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर न्यूटन। तो आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर जो मैंने बोला अभी शब्द एप्सिलॉन, ये जो बोला मैंने एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। यहाँ पे बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। कभी कभी नॉट बोलते हैं, कभी कभी जीरो भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है, लेकिन एप्सिलॉन ज़्यादा चलता है मुझे, तो इसीलिए मैं ऐसे एप्सिलॉन ही बोलता हूँ। यहाँ पर जो एप्सिलॉन क्या है, वो क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन क्या पे यहाँ पे क्या है,
वैद्युतशीलता है। ठीक है, वैद्युतशीलता है। इसका एक मान भी है। मान क्या है यहाँ पर, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। अगर मात्रक लिख दें तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर अपसाइलन नॉट क्या है, यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जिसका प्रायोगिक मान क्या है, 8.85 गुणे 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। इसे आपको याद करना है, दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको दो बताए। पहला बताया मैंने आपको कि 1/4 पाई अपसाइलन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10⁻9। ये मैंने आपको बताया। इसका मात्रक मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये बताया मैंने। अब यहाँ पर देखिए अपसाइलन नॉट का मात्रक क्या हो गया, रुकिए अपसाइलन नॉट का मात्रक उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर जो अपसाइलन नॉट का मात्रक है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलाम, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। और 1/4 पाई अपसाइलन नॉट का मात्रक क्या है, 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। अब हम जो ये दिया गया है, ये जो मान दिया गया है, इसी के सहारे हम यहाँ पर अपसाइलन नॉट का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछ लेगा अपसाइलन नॉट का आंशिक मान ज्ञात कीजिए और इसके मात्रक बताइए, 1 नंबर का पूछ लेगा आपसे। तो आप क्या करेंगे, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि 1/4 पाई अपसाइलन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम अपसाइलन नॉट का मात्रक निकालते हैं, ठीक है, अपसाइलन नॉट का मात्रक निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10⁻9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, लेकिन ये 1/m में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम पाई का मान तो पता ही होगा सबको। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 3.14 होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 गुणे 3.14 गुणे 9 गुणे 10⁻9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर गुणा भाग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपसाइलन नॉट का वो पूरा आंशिक मान याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप केवल डायरेक्ट लिख दीजिए 8.85 गुणे 10⁻12 मात्रक यही रहेगा। समझ में आ गया। तो अपसाइलन नॉट का मात्रक निकल गया और मान भी निकल गया। समझ में आ गया। कभी कभी इसकी बीमा भी पूछ लेता है। बीमा, अपसाइलन नॉट की बीमा क्या होती है, चलिए मैं आपको बीमीय सूत्र भी बता देता हूँ इसका। ओके, चलो इस पेज में चलें कि अगले पेज में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ओके, जितना मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में देखना भी काम आएंगे, तब बोलना कि हाँ जो पढ़ाया गया है बढ़िया पढ़ाया गया। ओके, चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो यहाँ पर हमें अपसाइलन नॉट की बीमा ज्ञात करनी है। तो हम लोगों को पता क्या होता है, देखो F में पता होता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीमीय सूत्र निकाल रहे हैं हम, तो इतने पोर्शंस को हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो F हमें मिल गया Q1 Q2 अपान अपसाइलन नॉट R स्क्वायर मिल गया। यहाँ से इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा अपसाइलन नॉट का, यहाँ से मात्र मान निकालो तो क्या मिल जाएगा हमें, Q1 Q2 अपान FR स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप बताइए Q यानी कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। लेकिन यहाँ पर Q1 Q2 है, यानी कि दोनों की बीमा AT और AT होगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर और A2 और T2 हो गया। बोलने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। तो F बल की बीमा क्या है मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ F की बीमा क्या होती है। ठीक है, आप लगा सकते हैं F बराबर ma से द्रव्यमान गुणित त्वरण, इससे आप निकाल सकते हैं बल की बीमा।
और आर स्क्वायर यानी कि दूरी है, दूरी को हम किससे प्रकट करते हैं, यल से, तो यानी कि दूरी का स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो देखिए, ठीक। यहाँ से हमें मिल जाता है, यहाँ पे मिलेगा यम, ये देखिए यम ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा। यल कहाँ है, यल की पावर देखिए यहाँ पर यल की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यल की पावर 3 हो गई, ऊपर जाएगा क्या होगा, एल की पावर -3 हो जाएगा। ओके, और टी की पावर यहाँ पर क्या है, टी की पावर -2 है, यहाँ पे ऊपर जाएगा टी की पावर +2 हो जाएगा, यानी कि टी की पावर +2 और टी की पावर +2 जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, टी की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से अब देखिए ए स्क्वायर तो ऊपर है ही, पहले से ही मौजूद है, तो ये उसकी बीमा हो गई, एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। ओके, पहला टॉपिक क्लियर हो गया, जो छोटा टॉपिक बचा था वो क्लियर हो चुका है। क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, m-1 l-3 t4 और ये 2 होता है। समझ में आ गया। अब एक टॉपिक बचा है, वो उससे भी एक क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, जस्ट उसके बाद ही मैं उससे संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे यूज करना है उसका। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें पता है, क्या पता है हमें कि एफ के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर न्यूटन। ओके, अब यहाँ से जो अगर माध्यम की बात करता है, किसी माध्यम की बात करता है, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर केवल हम एप्सिलॉन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम केवल एप्सिलॉन का प्रयोग कर सकते हैं। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर देखिए, दोनों बातों को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, ये क्या है, निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, परावैद्युत की वैद्युतशीलता है, जो माध्यम दिया गया है उसकी क्या है, वैद्युतशीलता है। ठीक है, वैद्युतशीलता है। समझ में आ गया, इतनी बातें क्लियर हो गई कि अगर कोई माध्यम दिया है तो हम एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, केवल एप्सिलॉन प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या होता है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। समझ में आ गया, या इसको हम निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर एफ के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ओके, फिर से समझा देता हूँ मैं पूरा। ओके, देखो यहाँ पर हम अगर किसी माध्यम में आवेश स्थित है तो वहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है या निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है। और तो यहाँ पर हमें एफ के इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ के इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन मिलेगा, केवल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा कूलाम का नियम है, और इससे संबंधित जो भी टॉपिक है मैंने आपको पूरा बता दिया, किसी भी टॉपिक को छुपाया नहीं गया है। चलो अब इस पर एक सवाल करते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी क्या है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। समझ में आ गया। हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, लिखेंगे हम दिया है। ओके, दिया क्या गया है, यानी कि 2 प्रोटॉन यानी कि Q1 का मान और Q2 का मान बराबर है। ओके, Q1 और Q2 का मान बराबर है, कितना होगा, Q1 बराबर Q2 बराबर क्या दिया है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश इतना ही होता है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें आर का मान क्या दिया गया है, देखिएगा हो गया। चलो, आर का मान हमें क्या दिया गया है, 4 × 10⁻15 मीटर दिया गया है। ओके, अगर आपको सेंटीमीटर में दिया होता तो आप मीटर में इसको चेंज करते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो हम लोग को फार्मूला क्या पता है, चूंकि पूछा है दोनों आवेशों के बीच बल की प्रतिकर्षण बल तो होगा ही, क्योंकि आवेश क्या है, समान है,
बल की हमें गणना करनी है, कौन कौन से बल लगेंगे, कितने परिमाण ज्ञात करना है, कुल मिला के हैं, ज़्यादा बोल दिया। तो यहाँ पे हम लोग को पता है F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, पता है हमें। ओके, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो F इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू हम लोग को पता है कि 1/4 पाई का मान क्या होता है, इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। समझ में आ गया, क्या होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 का मान क्या है 1.6 गुणे 10 की घात -19 का स्क्वायर, ये है। और यहाँ पर R का मान कितना दिया है, R का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 4 गुणे 10 की घात -15 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 गुणे 10 की घात -15 और इसका R का स्क्वायर होगा ना। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो F इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9। यहाँ पर देखिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.6 गुणे 1.6 गुणे यहाँ पे 10 की घात -19 का स्क्वायर यानी कि 10 की घात -38 होता है। ओके, यहाँ पर अगर करते हैं तो यानी कि 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, गुणे 10 की घात -15 का स्क्वायर है यानी कि 10 की घात -30 हो जाएगा। ठीक है, 10 घात क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा F इज इक्वल टू मिल जाएगा 9 गुणे, अभी देखिए 10 घात 9 और 10 की घात -38 यानी कि घटेगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा 10 घात माइनस कितना प्राप्त होगा 10 घात -29 प्राप्त होगा। समझ में आ गया, 38 में से 9 के कितना होता है 29 होता है। ठीक, तो हमें क्या मिल गया 10 घात माइनस कितना मिल गया 29, -29 मिल गया और गुणे 1.6 गुणे 1.6 और क्या हो जाएगा 16 गुणे 10 की घात -30। समझ में आ गया। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं हमें मिला क्या है देख लेते हैं उसको पहले। ठीक, चलो हमें मिल गया F इज इक्वल टू क्या मिल गया है, मैं लिख देता हूँ आप देख लीजिएगा। ओके, मिल गया हमें 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -29 और बटे क्या हो गया 16 गुणे 10 की घात -30 मिल गया है। यहाँ से F का मान और अगर सॉल्व करते हैं आगे तो क्या मिल जाएगा हमें 16 से यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -29, यहाँ पर नीचे देख लीजिए 10 घात 1 है और 10 घात -30 है यानी कि 10 घात -29 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, 10 की घात -29 हो जाएगा यानी कि 10 की घात -29। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 घात -29 से 10 घात -29 कैंसिल हो रहा है और हमें यहाँ पर F का मान क्या मिल गया 16 9 कितना होता है 144 होता है और एक अंक के बाद दशमलव लगेगा यानी कि ये, और न्यूटन लिख दोगे तो आधा नंबर, अगर नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया, आधे नंबर लेता है ये इसका मात्रक। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 आवेश दिया था, प्रोटॉन दिया था, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। R का मान दिया गया था 4 गुणे 10 की घात -15। हम लोगों को फार्मूला क्या पता है 1/4 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। F का मान यानी कि जो Q1 Q2 और R का मान हमने समीकरण में रख दिया, सूत्र में रख दिया। तो अगर इसको सॉल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ F इज इक्वल टू 14.4 न्यूटन बल लग रहा है। और कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। समझ में आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, क्या क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है 81 है, तो इसका निरपेक्ष वैद्युशीलता, अब बताइए निरपेक्ष वैद्युशीलता क्या होती है। निरपेक्ष वैद्युशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अपसायनाट से करते हैं कि नहीं बताइए, अपसायनाट से करते हैं कि नहीं। निर्वात की यानी कि निर्वात की वैद्युशीलता या निरपेक्ष वैद्युशीलता, नी आ रहा है आगे, तो क्या हो गया अपसायनाट से इसको प्रदर्शित करेंगे। और हमें किसका मान पूछा है, इसी का मान पूछा है, और किसका मान दिया है हमें, अपसायलन का मान दिया है। किसका मान दिया गया, अपसायलन का मान नहीं दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर परावैद्युतांक यानी कि के का मान कितना दिया गया है 81 दिया है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता यानी कि हमें अपसायलन
नॉट अपसाइलन का मान ज्ञात करना है। और अपसाइलन नॉट का मात्रक हमें क्या पता होता है कि क्या है 8.85 गुणे 10 की घात -12 और मात्रक जानते ही हो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमें इतना दिया है और इसका मान पूछा है भाई। अब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हम लोग को क्या पता है? हम लोग को पता है भाई, क्या पता है? चलो बताता हूँ। हम लोग को पता है अपसाइलन नॉट के इजिकल टू क्या होता है? अपसाइलन होता है। हो गया। यहाँ पे हमें तीनों के मान दिए हैं और उसको करने हैं हमें। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। तो अपसाइलन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 की घात -12। के का मान हमें दिया है 81 और अपसाइलन का मान हमें पूछा है। समझ में आ गया? तो अपसाइलन बराबर क्या मिल जाएगा? 885 गुणे 81 करोगे तो क्या आएगा बताओ? यहाँ पर जो गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 71.8। ठीक है, आप रुकिए। हमें क्या मिल जाएगा? 71.88 और 5। ठीक है, मिल जाएगा। 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, गुणे 10 की घात -12 मिलेगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा अपसाइलन का मात्रक मान क्या आ जाएगा? अपसाइलन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको 2 अंक आगे लेके आते हैं तो हमारा हो जाएगा 7.18 गुणे 10 की घात -10 यानी कि 2 यहाँ पर कमी हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपनी तैयारी कर सकें। समझ में आ गया? तो कूलाम का नियम आज पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। क्वेश्चंस आप लगाते रहिए अपने जो भी बुक आपके पास है। ओके, और जो ना आए वो पूछिए। ओके, चलिए आज के लिए अलविदा, धन्यवाद।